नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, हम लगातार यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। पीछे के जो सेशंस हैं वो आपने अटेंड कर लिए होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ साइंस के नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, एकदम घर पे सुरक्षित होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने सेशन की तरफ साइंस के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ध्वनि की तीव्रता का क्वेश्चन है। एक नए टॉपिक से लिया गया है, साउंड का क्वेश्चन है। अभी तक हमने लिया नहीं है और प्रयास ये रहता है कि पीछे के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। जितने भी हमारे सेशंस होंगे उनमें आप देखोगे कि जो नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और क्वेश्चन भी इस प्रकार के होंगे कि आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहाँ कंफ्यूजन होता है वो क्वेश्चन ज्यादा होंगे। क्या होता है कि पर्सन को ध्यान से पढ़ना, फिर पर्सन को करना, फिर ऐसा ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता की। तो ध्वनि की तीव्रता का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? आपके सामने क्वेश्चन ये है कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका निर्धारण कौन करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला है आपका आवर्ती, दूसरा है आयाम, तीसरा है तरंगदैर्ध्य और चौथा है आवर्तकाल। देखो साथियों, सबसे पहले क्या करते हैं, आवर्ती। हमारे मन में जो तारतम्य को लेकर के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा घूमता रहता है, वो क्योंकि वो एग्जाम में आता बहुत है। तो साथियों, जो तारतम्य होता है, ध्वनि का जो तारतम्य होता है, तारतम्य का निर्धारण कौन करती है? तारतम्य का निर्धारण करती है आपकी आवर्ती। कौन निर्धारण करता है? यानी कोई ध्वनि कितनी ज्यादा तीखी है, कोई ध्वनि कितनी ज्यादा तीखी है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तारतम्य करेगा। ठीक है ना साथियों? तो अभी जब वीडियो के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तारतम्य को लेकर के ही था वो क्वेश्चन। तो उसमें क्या पूछा गया था कि वो मेल उसका उत्तर आ रहा था, पुरुष के अंदर वो ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो कम होगा। तो क्या होता है साथ, जैसे मच्छर है, मच्छर की जो ध्वनि है उसका तारतम्य ज्यादा होता है तो वो ज्यादा चुभती है कानों में। तो कोई ध्वनि हमारे कानों में कितनी ज्यादा चुभती है, जैसे महिलाओं की जो आवाज है वो कानों में क्या होती है? चुभती है। यानी कि उनकी ध्वनि का तारतम्य क्या है? ज्यादा है। जैसे मच्छर है, कान के पास आकर के बोलेगा तो हमें सुनाई देगा, हमें यूं लगेगा कि इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा उससे। जबकि जो आदमी की जो आवाज है, जो मेल की आवाज है, वो बहुत ही प्यारी आवाज होती है, वो कानों को सुहावनी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो क्या होता है साथियों? कम होता है। ठीक है ना? तो आप इससे याद रखें कि मादा की जो आवाज होती है, फीमेल की जो वॉइस होती है, उसके अंदर क्या होता है? ध्वनि का तारतम्य उच्च होता है तो आवाज क्या होती है? तीखी होती है। जैसे तबला बजता है एक तरफ क्या बजता है? तबला। तो एक तरफ क्या बजती है आपकी? बांसुरी। ठीक है, तो बांसुरी क्या है? फीमेल है और तबला क्या है? मेल है। तो बांसुरी की जो वैसे तो प्यारी होती है, लेकिन यदि उसका तारतम्य देखा जाए तो तारतम्य किसका ज्यादा होता है? बांसुरी का ज्यादा होता है। जबकि तबले का तारतम्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रख सकते हो। यहाँ पे यदि मैं बात करूं शेर की दहाड़ की, तो शेर की दहाड़, अब शेर तो क्या है बेचारा? मेल है। तो आप मेल फीमेल से इसको याद रख सकते हैं। एक याद रखने का तरीका है कि शेर की जो दहाड़ होती है उसका तारतम्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? जो भी ध्वनि, जो भी साउंड है, वो जितना ज्यादा तीखा होगा, जितना ज्यादा क्या होगा? तीखा होगा, उसका तारतम्य उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, और वो कानों में क्या होगी? आपके साउंड चुभेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ध्वनि की तीव्रता का पूछा गया है, लेकिन तो तीव्रता का तो आवृत्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे क्या है? दूसरा ऑप्शन आयाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? आयाम रहेगा। क्या रहेगा साथियों? आयाम। और तरंगदैर्ध्य, तो तरंग की लंबाई पर ये डिपेंड नहीं करेगा, आवर्तकाल पर भी ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ध्वनि की तीव्रता का क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? आपका आयाम आएगा। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन ये है, क्या है? प्रकृति के किसान है। क्या है साथियों? प्रकृति के किसान के बारे में पूछा गया है। तो प्रकृति का किसान कौन है? प्रकृति का किसान क्या कवक है, क्या शैवाल है, क्या केचुआ है, क्या लाइकेन है? तो देखना साथियों, कवक और शैवाल, कौन? कवक और शैवाल, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में मिलकर के, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलेंगे। कवक जाएगा शैवाल के पास कि हम तो क्या मर रहे हैं? भूखे मर रहे हैं। क्या जाएगा भाई? कवक गया किसके पास? शैवाल के पास गया, क्योंकि कवक को क्या लगी थी? भूख लगी थी। शैवाल के पास गया, शैवाल बोला भैया हमें क्या लगी है? प्यास लगी है। क्या लगी है?
प्यास लगी है। भाई एक को भूख लगी है, दूसरे को क्या लगी है, प्यास लगी है। तो चलो मिलकर के क्या करते हैं। तो क्या हुआ कि इसके पास क्या था, भोजन तो था, किसके पास पड़ा था भोजन, शैवाल के पास क्या पड़ा था, भोजन पड़ा था। और इसको भूख लगी थी, लेकिन इसके पास क्या पड़ा था, पानी पड़ा था। क्या पड़ा था इसके पास, पानी। अब क्या है कि भूख लगेगी तो वो पानी से नहीं मिटेगी, और प्यास लगेगी वो भोजन से नहीं मिटेगी। तो पर्टिकुलर एक चीज होती है ना कि प्यास लगे तो आपको पानी ही पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 रोटी फालतू खा लो तो क्या प्यास मिट जाएगी क्या आपकी, उससे और ज्यादा लगेगी। तो क्या हुआ कि शैवाल तो क्या मर रही थी, प्यासी मर रही थी, और आपका कवक क्या मर रहा था, भूख मर रहा था। इन्होंने तो बोला कि चलो कुछ काम करते हैं, आप हमें क्या दे दो, आप हमें खाना दे दो, हम आपको क्या दे देंगे, हम आपको पानी दे देंगे। तो बोले चलो ठीक है भाई, ये तो बात हो गई, क्योंकि हमारे पास खाना पड़ा है और आप क्या करेंगे, पानी लेंगे। तो क्या होता है, जहां पर क्या, कवक और आपका शैवाल, ये दोनों क्या दर्शाते हैं, सहजीविता दर्शाते हैं। जहां पर आपका कवक और शैवाल क्या दर्शाते हैं आपस में मिलकर के, ये आपस में मिलकर के क्या दर्शाते हैं, सहजीविता दर्शाते हैं। और किसका निर्माण कर लेते हैं, आपका लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। जो उच्च पादप होते हैं उनमें ये क्या दर्शाते हैं, सहजीविता दर्शाते हैं। और किसका निर्माण कर लेते हैं, लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। तो कवक क्या करता है, कवक तो पानी देने में सहयोग करता है, और शैवाल जो होती है वो क्या उपलब्ध कराती है, भोजन उपलब्ध कराती है। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, आपस में सहजीविता दर्शाएंगे। तो किसका निर्माण कर लेंगे, लाइकेन का निर्माण कर लेंगे। क्या कर लेंगे साथियों, लाइकेन का निर्माण कर लेंगे। आपने देखा भी होगा कि लाइकेन से ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, लाइकेन से ही हमें लिटमस पत्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं साथियों, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होते हैं, लाइकेन से ही प्राप्त होते हैं। कौन से लाइकेन से प्राप्त होते हैं, तो ये आपके हमें रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं साथियों, रोसेला नामक लाइकेन से हमें क्या प्राप्त होते हैं, लिटमस पत्र प्राप्त होते हैं। और आपने एसिड बेस के चैप्टर में पढ़ाई होगा कि जो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, यानी कि लाल कर देते हैं। और जो आपके क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, आपके नीला कर देते हैं। तो ब्लू से क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, और ये रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आप इससे भी याद रख सकते हो कि अम्ल जो इंसान खाता है उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, यानी कि लास्ट में आपका क्या रिजल्ट रहेगा, लाल रहेगा। एक ट्रिक भी लिखते हैं हम, अनिल अनिल करके, अनिल अनिल शब्द से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ए यानी कि क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा, क्या करेगा, नीले को किस में चेंज कर देगा, लाल में चेंज कर देगा। तो क्या होगा साथियों, इस वर्ड से भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो ब्लू से क्या बन जाएगा, ये रेड बन जाएगा, लास्ट में आंखें कैसी हो जाएंगी, आपकी लाल हो जाएंगी। और किस में हो जाएंगी, ये तो एसिड में हो जाएंगी। और ये क्या करेगा, नीले लिटमस सॉरी लाल को किस में चेंज करेगा, नीले में चेंज करेगा। कौन करेगा, आपका क्षार करेगा, यानी कि बेस कर देगा। तो ऐसी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो होगी बात अपनी लाइकेन की। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकृति के किसान किसे माना जाता है, प्रकृति के जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स ऑफ नेचर किसे बोला जाता है। तो कवक को नहीं बोलेंगे, शैवाल को नहीं बोलेंगे, केचुआ नहीं बोलेंगे साथियों। केचुआ होता है किसान का मित्र होता है, ये किसान का फ्रेंड होता है, न कि खुद किसान होता है। किसान का क्या है, ये फ्रेंड है। तो पहले अपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा पढ़ना है। क्या पूछा है इसने, किसान के बारे में पूछा है। तो प्रकृति का किसान कौन हो जाएगा साथियों, लाइकेन हो जाएगा। बंजर भूमि में उगने वाली जो सबसे पहली जो आपकी फसल है, जो सबसे पहले जो आपकी वनस्पति उगी थी, उसका नाम क्या था, लाइकेन ही था। ठीक है ना साथियों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैंने समझाने का आपको पूरा प्रयास किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मलेरिया का रोग कारक कौन है। मलेरिया का आपसे रोग कारक पूछा है, मलेरिया का रोग कारक कौन है। मलेरिया का जो रोग, देखो साथियों क्या पूछा है आपको, कारक पूछा है। क्या पूछा है साथियों, कारक पूछा है आपसे। तो कारक पूछा है तो आपको कारक ही बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या नाम देखा हमने, मलेरिया देखा, तो क्वेश्चन की तरफ तो गए नहीं भाई। मलेरिया नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये था कि ये तो मादा एनाफिलीज मच्छर है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर तो होना ही है। तो मलेरिया देखा, यहाँ पे मादा एनाफिलीज मच्छर देखा और क्वेश्चन को कर दिया। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो कि अगला मलेरिया के बारे में पूछ क्या रहा है हमको। ठीक है ना। तो मलेरिया के बारे में पूछा इसने, रोग कारक पूछा है साथियों। क्या पूछा है, रोग कारक। सबसे पहले आप ये देखिए कि मलेरिया जो होता है वो आपका एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है साथियों, कौन सा जनित रोग है ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है तो इसका एक कोई ना कोई क्या होगा, इसका एक कारक भी होगा। तो इसका कारक कौन है साथियों, इसका कारक है साथियों प्लाज्मोडियम।
कौन है साथियों? प्लाज्मोडियम कारक है। तो यदि आपसे कारक पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कारक, और हमने इसमें कारक ही पूछा है आपसे, गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपको मैंने, तो कारक पूछा है, तो कारक क्या होगा साथियों? प्लाज्मोडियम होगा। तो इसमें कहीं भी आपको प्लाज्मोडियम दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। हाँ, यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता, यदि ये क्वेश्चन कैसे होता कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है, आपसे मैं ये पूछ लेता ना कि इसका वाहक कौन है, तब आप क्या करते? तब आप ये कर देते, क्या कर देते साथियों? तो कि आप कर देते मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या कर देते साथियों? मादा एनाफ्लीज मच्छर। जो आपकी ये जो मादाएं होती हैं, लगभग रोग जो होते हैं वो इन्हीं से फैलते हैं, ठीक है ना। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, जैसे यहाँ पे ये भी क्या है? ये आपका मादा एंडीज मच्छर है, एंडीज इजिप्टाई मच्छर है। तो लगभग किसी से फैलते हैं, ठीक है ना। तो बुरा मत मान जाना, ये तो मच्छरों की बात हो रही है, मच्छरों में भी मेल फीमेल तो होते ही है ना। हाँ साथियों, वैसे भी साथियों जो इनमें भी दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक होते हैं नर मच्छर, बहुत ही प्यारे होते हैं नर मच्छर, हाँ बहुत शुद्धा है बाबड़ा। एक है मादा मच्छर, ठीक है। नर मच्छर क्या करते हैं साथियों? नर मच्छर जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये फूलों का रस पीते हैं। क्या पीते हैं साथियों? फूलों का रस पीते हैं। कौन? नर मच्छर जो होते हैं। और जो मादा मच्छर जो होते हैं वो क्या पीती हैं साथियों? खून पीती हैं, ठीक है ना। क्या पीती हैं साथियों? खून पीती हैं। तो आपकी मादा मच्छर जो है वो क्या पिएंगे? खून पिएंगे। मेरा किसी से मतलब वो कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कोई बुरा मान, मैं मच्छरों की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, और कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मच्छर क्या करते हैं? मादा मच्छर जो होते हैं वो क्या पीते हैं? खून पीते हैं। नर मच्छर जो होते हैं वो क्या पीते हैं? फूलों का रस पीते हैं, ठीक है साथियों। तो आप क्वेश्चन पे आइए वापस। ये तो हो गई अलग बात, हो मजाक नहीं कर रहा, सही में ऐसा ही है, ठीक है ना। आप सोचो कहीं पे सर मजे ले रहे हैं। तो मलेरिया का जो रोग कारक है वो कौन है? रोग कारक पूछे तो क्या है आपका? प्लाज्मोडियम है, और वाहक पूछे तो कौन है आपका? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। यहाँ पे ये देखो, ये दूसरा ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, एंडीज इजिप्टाई मच्छर। ये क्या है साथियों? ये डेंगू रोग का वाहक है। किस रोग का वाहक है ये? डेंगू रोग, ठीक है ना साथियों। कौन से रोग का वाहक है ये? डेंगू रोग, इसी से फैलता है। यहाँ पे मैंने लिखा है गंबूसिया। गंबूसिया क्या है साथियों? गंबूसिया के बारे में एक दो बातें कर लेते हैं। देखो साथियों, एक मछली का एक प्रकार है। किसका प्रकार है ये? मछली का एक प्रकार है। और मछली का एक प्रकार है कौन कौन सी? देखो, एक तो आप याद रखेंगे गंबूसिया, एक या आप याद रखेंगे ट्राउट। क्या याद रखेंगे साथियों? ट्राउट याद रखेंगे। तीसरा आप याद रखेंगे मिनोस। तीन मछलियां आपको ध्यान में रखनी है, गंबूसिया, ट्राउट और मिनोस। तीन जो मछलियां हैं वो क्या है आपकी? ये आपकी लार्वा भक्षक मछलियां हैं। क्या है साथियों? ये लार्वा भक्षक मछलियां हैं, जो मलेरिया रोग का जो प्लाज्मोडियम कारक है इसके द्वारा जो भी आपका क्या फैलाया गया है साथियों, इसके द्वारा जो भी लार्वा फैलाया जाएगा, क्योंकि जो मच्छर का जो लार्वा है वो कहाँ फैलता है? वो आपका पानी में ही रहेगा। तो पानी में क्या करेंगे आप? इन तीन मछलियों को लाएंगे, गंबूसिया को पकड़ के लाएंगे, ट्राउट को पकड़ के लाएंगे और मिनोस को पकड़ करके लाएंगे। तीनों मछलियों को कहाँ छोड़ेंगे आप? पानी में छोड़ेंगे। और ये जो क्या करेंगे, जो मलेरिया का जो लार्वा है वो क्या करेंगे? अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे। यानी कि ये बढ़िया मछलियां हैं, सफाई कर्मी के रूप में ये प्रयुक्त होती हैं मलेरिया रोग के लिए, ठीक है ना। तो मलेरिया रोग का जो ये जो मछलियां हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और मछली के अंदर पूछ लिया जाए कि हृदय के अंदर कितने कोष होते हैं, तो मछली के हृदय के अंदर क्या होते हैं साथियों? दो कोष होते हैं। मछली का जो हृदय होता है वो आपका एक शीरीय हृदय होता है, शीरीय हृदय, ठीक है ना। सिराएं सिराएं होती हैं, धमनियां नहीं होती हैं। शीरीय हृदय का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो रक्त होगा वो आपका प्योर नहीं होगा, वो आपका अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर होगा। पूरा का पूरा जो ब्लड होगा वो क्या रहेगा साथियों? आपका इम्प्योर ब्लड होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, निम्न में से जल गैस का घटक नहीं है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायो का भी हो गया और फिजिक्स का सबसे पहले हमने साउंड वाला कर ही लिया। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से क्या पूछा है आपको? जल गैस पूछी है आपको, वाटर वेपर की बात हो रही है, यानी कि वाटर गैस बोल दो या वाटर वेपर बोल दो, वाटर गैस, ठीक है साथियों। वाटर गैस की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको देखना है क्या होगा इनमें, मतलब किस किस से मिलकर के बनी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है साथियों? ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड या मोनोऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है आपका
देखो साथियों, ये है सी, ये है कैपिटल ओ। कैपिटल ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, ये है आपका कैपिटल सी, और ये है आपका स्मॉल ओ। इसे बोलते हैं साथियों कोबाल्ट। क्या बोलते हैं साथियों? कोबाल्ट बोलते हैं। कोबाल्ट आपका ये तो एक क्या है साथियों? ये तो एक क्या है आपका तत्व है, जबकि ये क्या है आपका एक यौगिक है। क्या है साथियों? ये आपका एक यौगिक है। इसका जो अनुपात है वो एक निश्चित अनुपात में इसको जोड़ा गया है, 1:1 के अंदर इसे जोड़ा गया है। और ये आपका क्या है? हाइड्रोजन का अणु है। क्या है ये? हाइड्रोजन का अणु है, H2 है, हाइड्रोजन है। साथियों देखना, इसमें से जल गैस का घटक आपसे क्या है, इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है, तो आपका क्या का होगा? ये तो होगा ही होगा, ये भी इसके अंदर होगा ही होगा। क्या नहीं होगा? इसमें कोबाल्ट नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? तो ये बनी होती है CO प्लस H2। ये आपसे पूछा है मैंने, तो क्या क्या होता है इसमें? CO भी पाया जाएगा, H2 भी पाया जाएगा। पूछा क्या है? क्या नहीं है? तो उत्तर आपका क्या रहेगा? आप इसमें कोबाल्ट रहेगा। क्या रहेगा साथियों? कोबाल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये जो होती है वो आपने सुना होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या सुना होगा आपने? ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव या इफेक्ट बोल दो, एक ही बात है। ग्रीन हाउस प्रभाव की यदि पूछ लिया जाए आपसे, मुख्य गैस पूछी जाए, क्या पूछी जाए? देखो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूछा जाए आपसे क्या? मुख्य गैस। मुख्य गैस क्या बताएंगे आप? CO2 बताएंगे। क्या बताएंगे साथियों? मुख्य गैस क्या बताएंगे? CO2 बताएंगे। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि सबसे शक्तिशाली गैस कौन सी है, मोस्ट पावरफुल गैस कौन सी है इसकी, तो शक्तिशाली गैस के बारे में जब आपको बताना होगा तो आप किसका नाम लेंगे? आप जल गैस का इनाम लेंगे, आप वाटर गैस का इनाम लेंगे, वाटर वेपर का इनाम लेंगे। क्या होता है साथियों, जब बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जिसे हम बोलते हैं ना उमस हो गया है, वो जो हुमस होती है ना, वही क्या होती है? आपकी जल गैस होती है। तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, हमें घुटन सी महसूस होने लग जाती है। आजकल का जो मौसम है वो वैसा ही हो रखा है। धूप पड़ती है, वाटर जलवाष्प जो होती है भाप बनकर ऊपर उड़ रही होती है। हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां पर किसका निर्माण हो जाता है? उमस का निर्माण हो जाता है, और हमें क्या होती है? अंदर से घुटन महसूस होती है। ठीक है ना साथियों? तो यही कारण है कि हमें क्या महसूस होती है? घुटन महसूस। तो सबसे यदि आपसे शक्तिशाली गैस पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? वाटर गैस का नाम ले देंगे। लेकिन यदि आपसे पूछी जाए मुख्य गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है अपना। एंजियोलॉजी की बात हो रही है अपनी। एंजियोलॉजी का जनक कौन है? तो एंजियोलॉजी का जनक आपका कौन रहेगा साथियों? एंजियोलॉजी का जनक आपका रहेगा कौन? विलियम हार्वे रहेगा। कार्ल लैंडस्टीनर जो है, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? इन्होंने तो रक्त समूहों में विभाजित किया था। क्या किया था? रक्त को समूहों में विभाजित। एंजियोलॉजी कहते हैं साथियों रक्त का परिवहन। क्या कहते हैं साथियों इसे? रक्त का परिवहन। तो रक्त के परिवहन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपका किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। ये जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने किसके बारे में बताया था? रक्त समूह है आपका A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इनके बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था वो कौन है? आपके कार्ल लैंडस्टीनर है। तो एंजियोलॉजी का जनक या रक्त के परिवहन का जनक या रक्त के परिवहन का अध्ययन करने वाला सबसे पहले जो अध्ययन करता है, कैसे भी पूछ लिया जाए, लैंग्वेज के अंदर आपको नहीं उलझना है, तो क्या होगा? इसका सभी का आंसर क्या रहेगा? आपका विलियम हार्वे रहेगा। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग को क्या बोला जाता है? प्रतिजैविक औषधियों का जनक। क्या बोलते हैं साथियों? प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक औषधियां, प्रतिजैविक औषधियों का जनक इसे बोलते हैं। ठीक है ना? फादर ऑफ प्रतिजैविक औषधि। ठीक है। अगला, एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके का आविष्कार। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे? चेचक के टीके का जो खोज करता है वो कौन है? आपका एडवर्ड जेनर है। ठीक है ना? प्रतिरक्षी तंत्र का जनक, प्रतिरक्षी तंत्र का जनक इसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं अगले सेशन में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।